Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about schedules of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, प्रीवियसली कितने थे, मतलब स्टार्टिंग में कितने थे और अब कितने हैं, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, कितनी अमेंडमेंट हुई है इसके अंदर। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थे, जिनको बाद में अमेंडमेंट ला कर 12 कर दिया गया। तो आज के टाइम में जो टोटल शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी संख्या 12 है। ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से लाया गया था शेड्यूल का कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल वॉज इंस्पायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके अंदर से हमने शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लिया था, जिसको हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया था। ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट मैंने बताया था पहले, जो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ शेड्यूल थे वो 8 थे, उसके बाद अमेंडमेंट करी गई। तो सबसे पहले 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया? 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर उसके बाद 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। Then 11th schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act 1992। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, ये आप जानते भी होंगे, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था इस एक्ट के थ्रू, इसीलिए 11th शेड्यूल को लाया गया था और पंचायती राज को ऐड किया गया था। उसके बाद 12th शेड्यूल भी सेम टाइम पे आया था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ थी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी ये सारे शेड्यूल 1 to 12 किस में क्या क्या है। ठीक है। द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बताते हैं पूरा। ठीक है। इनके अंदर आर्टिकल अरेंज होते हैं इन शेड्यूल के अंदर। तो अगर आर्टिकल में हम सारी चीज़ें ऐड करते तो बहुत बल्कि हो जाता, इसीलिए for organizing administrative, legislative and functional details को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि था, इसीलिए उनको डायरेक्ट आर्टिकल में ऐड ना करके हमने 12 शेड्यूल बनाए थे। आ गया आप लोगों को समझ? हमने क्यों 12 शेड्यूल बनाए थे? हम ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल में इतना ज़्यादा बल्कि हो जाता, मतलब एक आर्टिकल में अगर ऐड करते तो एक शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर एक आर्टिकल में ऐड करते तो बहुत बल्कि हो जाता है, इसलिए हमने 12 शेड्यूल बनाए, उसके अंदर हमने टॉपिक्स इंक्लूड करे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 1 to 4। शेड्यूल 1 to 4 में द यूनियन एंड द स्टेट्स के टॉपिक हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? इट लिस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूटी। इसमें सारे स्टेट्स और यूटी आते हैं, कैसे नई स्टेट ऐड होती है, कैसे कोई स्टेट ख़त्म करके या फिर मर्ज करी जाती है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आती है ये सारी चीज़ें। इफ़ न्यू स्टेट इज़ कार्ड आउट, अगर नई स्टेट बनाई जाती है या टेरिटरी एक्वायर करी जाती है, तो इस शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है। इस फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड करके उस नई स्टेट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड शेड्यूल डील्स विद सैलरी एंड इमोल्यूमेंट। जो सेकेंड शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? सैलरी और इमोल्यूमेंट्स के साथ। मतलब किसकी सैलरी? जो हायर रैंक के ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स के साथ डील करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर हो गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हो गए और कैग हो गए हमारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या आता है? थर्ड शेड्यूल डील विद ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड शेड्यूल में आते हैं ओथ और एफर्मेशंस, मतलब किस किस के ओथ? मिनिस्टर के, जजेस के, और जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं उनके ओथ और एफर्मेशन थर्ड शेड्यूल के अंदर डील करे जाते हैं। लेकिन नोट करने की बात ये है इसमें कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो थर्ड शेड्यूल के अंडर नहीं आती,
वो आती है आर्टिकल नंबर 60 के अंडर। ये पूरा प्रेसिडेंट जो टॉपिक है ये पूरा मैं कवर कराऊंगी अपने आगे आने वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है? फोर्थ शेड्यूल इट डिफाइंस एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब सीट्स कैसे एलोकेट होती हैं, कहाँ पे, हर राज्यसभा में, और राज्यसभा में किस स्टेट की और किस यूटी की कितनी सीट्स होंगी, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे फोर्थ शेड्यूल में डील करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 5 to 8। शेड्यूल 5 to 8 में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव और फेडरलिज्म, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है और फेडरलिज्म रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो 5 to 8 शेड्यूल में आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल इट कवर्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, ये किसके साथ डील करता है? जो हमारे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। मतलब शेड्यूल एरिया और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमारा फिफ्थ शेड्यूल डील करता है। लेकिन नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करता है, लेकिन 4 स्टेट ऐसी हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम नहीं करता। वो 4 स्टेट कौन कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके अंदर ट्राइबल एरियाज आते हैं, शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरियाज आते हैं अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इट प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, और इस शेड्यूल के अंदर ही हम इन एरियाज में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी बनाते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो स्टेट फिफ्थ शेड्यूल के अंदर नहीं आ रही थी वो हमारे सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने जैसे याद किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। AMTM करके याद किया था मैंने। AMPM होता है ना, लेकिन मैंने AMTM करके याद किया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं आता है इसमें। आप एक ये कह सकते हैं कि मनी नहीं है इसके, AMTM के अंदर मनी नहीं है, मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, इट क्रिएट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके अंदर हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं विद लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं जो इन ट्राइबल एरियाज में लेजिस्लेशन कर सके या रूल्स रेगुलेशन बना सके। जुडिशियल पावर भी होती हैं और एग्जीक्यूटिव पावर भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 7th शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। 7th शेड्यूल द डिवीज़न ऑफ पावर्स। 7th शेड्यूल में क्या आता है? डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर मैंने बताया था आपको, फेडरलिज्म, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, वो हमारा 7th शेड्यूल के अंडर आता है। 7th शेड्यूल के अंदर हम पावर को डिवाइड करते हैं। ये हमारी बैकबोन है इंडियन फेडरलिज्म की। इसके अंदर 3 लिस्ट आती हैं, 3 लिस्ट के थ्रू हम पावर को डिवाइड करते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आते हैं 100 आइटम्स। ठीक है, अभी के टाइम पे 100 आइटम्स हैं, पहले 97 आइटम्स थे। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स आते हैं, पहले 66 आइटम्स थे। उन 66 आइटम्स में से 5 आइटम निकाल कर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। और ये कब हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसके थ्रू हमने स्टेट लिस्ट से 5 टॉपिक निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए। ठीक है, अब देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं। सॉरी, हमारा कंकरेंट लिस्ट रह गया था, तो कंकरेंट लिस्ट में 52 आइटम्स आते हैं। इनिशियली इसमें 47 आइटम्स थे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाद में हम डिस्क्राइब करके एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर मैं सारे शेड्यूल का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं इन शेड्यूल को अलग अलग करके वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अभी बस ओवरव्यू देख लीजिए। यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स आते हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, जिसमें यूनियन का मेन फंक्शन जो है हमारा यूनियन करता है, उसमें वो वाले फंक्शंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पावर किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है पार्लियामेंट की। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, और इसमें जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है पावर। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, क्रिमिनल लॉज, जिस पे दोनों के दोनों
एग्जीक्यूट कर सकते हैं लॉज को, या लॉज बना सकते हैं यूनियन भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूनियन लॉ जो बना रही है और जो स्टेट लॉ जो बना रही है, उन दोनों लॉज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा ऑन स्टेट लॉ। ओके, अब मूव करते हैं हम 8th शेड्यूल पे। 8th शेड्यूल के अंडर आती हैं 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, 8th शेड्यूल कंटेन्स 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रिकॉग्नाइज करी गई हैं और इनके लिए जो गवर्नमेंट है वो फंड्स भी देती है इनके डेवलपमेंट के लिए, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में इन लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली 14 लैंग्वेज थी जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करी गई थी, जैसे असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 14 लैंग्वेज कौन कौन सी थी, उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट हुए जिससे बाकी की लैंग्वेज ऐड करी गई। तो 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज ऐड करी गई सबसे पहले। उसके बाद 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज ऐड करी गई। उसके बाद 2003 में बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड करी गई। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको 8th शेड्यूल को प्रॉपरली याद कर लेना। कितनी जो है इनिशियली लैंग्वेजेस थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, फिर उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, और अभी भी जो है 38 लैंग्वेजेस की डिमांड अभी भी ऐड होने के लिए है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड कर ली जाए। अभी भी 8th लैंग्वेज ऐसी है जिनकी डिमांड है अभी भी। उसके बाद हम शेड्यूल 9 to 12 में क्या आता है, लैंड डिफेक्शन और गवर्नेंस रिलेटेड शेड्यूल्स जो हैं वो 9 to 12 में आते हैं। शेड्यूल 9 मैंने बताया इनिशियली 8 शेड्यूल थे। 9 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया था, क्योंकि उस टाइम लैंड रिफॉर्म लॉज लाए गए थे और लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू से या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई इनको चैलेंज ना कर दे, इसीलिए 9 शेड्यूल ऐड किया गया था कि इस शेड्यूल में जो भी आर्टिकल आएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में ये जो 9 शेड्यूल है इसका बाद में गलत यूज़ होने लग गया। उस टाइम पे 2007 के टाइम पे तमिलनाडु में कुछ ऐसे लॉज लाए गए जो कि आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, जो हमारे मेनली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन कर रहे थे। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो है एनी एक्ट प्लेस्ड इन दिस शेड्यूल। इस एक्ट में कोई भी जो इस शेड्यूल के अंदर कोई भी जो एक्ट है वो अगर 1973 के बाद ऐड किया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब वो जो एक्ट है जो 1973 के बाद 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा वो आर्टिकल 14, 19 या 22 के अंडर एग्जामाइन किया जा सकता है। आगे आप लोगों को समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब जो स्विच कर देते हैं ना, पार्टी स्विच कर देते हैं जो, उसको रोकने के लिए ये 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। चलिए अब करते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में हमारा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड करा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। इसमें क्या आता है, इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच ए नंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी डिसक्वालीफाइड। मतलब इस शेड्यूल के अंदर हम
जो पार्लियामेंट या फिर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर हैं उनको डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं किस ग्राउंड पे, फॉर स्विचिंग पार्टीज़, और इसको हम स्विचिंग पार्टीज़ को डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन करने के बेसिस पे हम इसको डिसक्वालीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल वॉज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो 11th शेड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए थे फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। तो 11th शेड्यूल से आई थी हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 12th शेड्यूल से आई थी म्यूनसिपैलिटीज़। इनको मैं पूरा डिस्क्राइब करके अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में करवाऊँगी। ठीक है, अब ये जो सारे 8 to 12 शेड्यूल है उनको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बनाया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स माने टेरिटरी, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें टेरिटरी और स्टेट्स आती हैं। ई मैंने इमोल्यूमेंट, मतलब सेकंड शेड्यूल में सैलरीज वगैरह आती हैं और इमोल्यूमेंट्स आते हैं। ए माने अफर्मेशंस, जो ओथ और अफर्मेशंस है वो थर्ड शेड्यूल में आते हैं। आर माने राज्यसभा, मतलब सीट्स जो है राज्यसभा में वो कैसे एलोकेट करी जाती हैं। एस माने शेड्यूल्ड एरियाज़, मतलब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज़ आते हैं। और ओ माने अदर ट्राइबल एरिया, जो अदर ट्राइबल एरिया जो मैंने 4 बताए थे वो 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं, जिसमें थी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM करके मैंने बताया था। ओ माने एफ माने फेडरल एरियाज़, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे 7 शेड्यूल था, जो जिसके अंदर 3 लिस्ट आती थी, यूनियन, स्टेट और कंकर्न लिस्ट, वो आते हैं। ओ माने ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड हैं, जिसमें पहले 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हैं। एल माने लैंड रिफॉर्म्स, डी माने डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पी माने पंचायती राज, एम माने म्यूनसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।